नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म हो गई है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने फ्रांस में शांति समझौते के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर दिए। अब जिस तरह ट्रंप ने इस डील पर साइन करने के लिए 19 जून का भी इंतजार नहीं किया, तय तारीख से पहले ही साइन कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने ईरान की शर्तों के आगे एक तरह से सरेंडर भी कर दिया है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं ईरान अब भी हॉर्मुज से टोल वसूली पर ही अड़ा हुआ है। लेकिन ट्रंप को कैसे भी बस पीस डील की जल्दी है, उससे उनकी बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। लेकिन फिलहाल उनकी चिंता सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल ने भी बढ़ा रखी है। वो इस डील को मानने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल में भी तनाव देखा जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई फटकार, लेबनान में हमले रोकने की चेतावनी दी है। ऐसे में क्या पश्चिम एशिया में आ पाएगी शांति? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। G7 सम्मेलन में न्योता नहीं मिलने पर भड़का चीन, अपना अलग ग्रुप बनाने का किया ऐलान। अमेरिका से नाराज देशों को एकजुट करने की तैयारी। रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला, कीव पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, एक की गई जान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की G7 देशों के नेताओं के साथ शांति समझौते पर बातचीत के दौरान हुआ हमला। बंगाल की खाड़ी में फिर पाकिस्तान की एंट्री, 1971 जंग के बाद पहली बार पनडुब्बी तैनाती की तैयारी। चीन दे रहा 8 सबमरीन, भारत की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। और चलते चलते में देखेंगे पृथ्वी के बाद इंसानों का अगला परमानेंट ठिकाना, अंतरिक्ष में बनेगा फ्यूल स्टेशन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप को ब्राजील के चुनावों से दूर रहना चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्राजील की चेतावनी। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ब्राजील को राजनीतिक रूप से थोड़ा अशांत और खतरनाक बताया। जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, व्हाइट हाउस में भारत का सच्चा दोस्त बैठा है। भारतीय पीएम मोदी के साथ बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिले स्थायी सदस्यता, फ्रांस ने G4 के लिए बुलंद की आवाज, सुरक्षा परिषद की सीटें 25 करने की मांग। तारिक रहमान के चीन दौरे से भारत के साथ संबंधों पर नहीं होगा असर, बांग्लादेश ने दिया भरोसा, पीएम रहमान चीन के बाद जुलाई में कर सकते हैं भारत का दौरा। तो अमेरिका ने ईरान के साथ जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ये हस्ताक्षर हुए हैं फ्रांस के वर्साई पैलेस में। इस दौरान ट्रंप के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। एमओयू पर साइन करने के साथ ही ट्रंप ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि ये आसान नहीं था। युद्ध खत्म करना, हॉर्मुज को खोलना और ईरान को परमाणु हथियार से रोकना मेरा लक्ष्य था, जो पूरा हो गया है। जिसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ईरान से ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबफ का कहना है कि कूटनीति ने ऐसे नतीजे दिए हैं जो सैन्य कार्रवाई से नहीं मिल पाए। वहीं स्विस विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को स्विट्जरलैंड के पहाड़ी रिजॉर्ट बुर्गेनस्टॉक में वार्ता होगी। वैसे तो पहले से ही हस्ताक्षर के लिए 19 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन जिस तरह फ्रांस में ही ट्रंप ने डील पर साइन कर दिए, वो भी तय तारीख से पहले, उससे एक बात तो साफ हो गई कि उन्हें ईरान के साथ समझौते की बहुत जल्दी थी। वो कैसे भी इस तनाव को खत्म करना चाहते थे। यही वजह है कि जो समझौता अभी हो रहा है उसमें ईरान की शर्तों को मानने पर ट्रंप मजबूर भी दिखाई दे रहे हैं। इस एमओयू का जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें तत्काल युद्ध विराम और सैन्य अभियानों की समाप्ति, संप्रभुता का सम्मान और गैर हस्तक्षेप, अंतिम समझौते के लिए 60 दिन की समय सीमा, नौसैनिक नाकाबंदी का तत्काल हटाया जाना, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना, ईरान के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज, सभी प्रतिबंधों को हटाया जाना, परमाणु कार्यक्रम और गैर परमाणु हथियारों पर विस्तृत चर्चा, फ्रीज संपत्ति और परिसंपत्तियों की रिहाई, ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को भी छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें रखने की इजाजत दी जानी चाहिए। अगर दूसरे देशों के पास ये मिसाइलें हैं तो ईरान के पास इनका ना होना थोड़ा गलत होगा। वे सऊदी अरब को मिसाइलें रखने देंगे, लेकिन ईरान उन्हें नहीं रख सकता। ऐसा नहीं होता। मिसाइलें परमाणु बम की तरह पूरे ग्रह को तबाह नहीं करती हैं।
यानी ट्रंप ईरान को मिसाइलों के लिए छूट दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका को कोई भी छूट देने से मना कर दिया है। उसने हॉर्मुज को लेकर कहा है कि हम यहां टोल वसूली तो करेंगे ही। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही कभी भी युद्ध के पहले जैसी नहीं होगी। अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत जहाजों को केवल 60 दिनों तक फ्री गुजरने की इजाजत होगी। इसके बाद तेहरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेगा, यानी हॉर्मुज पर भी ईरान की ही शर्त मानी जाएगी। लेकिन जंग बंदी में इजरायल अभी भी रुकावट बना हुआ है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत के दौरान लेबनान में मिलिट्री एक्शन रोकने को कहा। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि इमारतें उड़ाना बंद करो। उन्होंने अपने सहयोगियों से नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि नेतन्याहू हर किसी पर बम गिराना चाहते हैं। दरअसल नेतन्याहू का कहना है कि अगर ट्रंप पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध विराम चाहते हैं तो उन्हें लेबनान के हिजबुल्लाह के हथियारों का सरेंडर प्रमुख शर्तों में शामिल करना होगा। वैसे कहा तो यह जा रहा है कि नेतन्याहू की चिंता क्षेत्र की सुरक्षा से ज्यादा अपनी कुर्सी को लेकर है, क्योंकि इजरायल में जल्दी ही चुनाव होने हैं। लेकिन नेतन्याहू के लिए इन चुनावों में दोबारा जीत मुश्किल नजर आ रही है। अब जिस तरह पिछले लगभग 3 साल से उन्होंने देश को जंग में झोंक दिया है, उसे लेकर लोगों में भी नाराजगी है। वहीं अगर वो चुनाव नहीं जीतते तो यह भी तय है कि उन्हें जेल की सजा काटनी होगी। उन पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप है और यही वजह है कि वो अपने ही सहयोगी ट्रंप के साथ सहमत नहीं है। लेकिन ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग खत्म करना चाहते हैं। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने भी ट्रंप प्रशासन से बड़ी मांग की है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि प्रशासन ने कांग्रेस और अमेरिकी जनता को 15 हफ्तों से ज्यादा समय तक एक ऐसे चुने हुए युद्ध के बारे में अंधेरे में रखा जो रणनीतिक विफलता साबित हुआ है। हालांकि हम प्रशासन की तरफ से कूटनीति की तरफ रुख करने और इस स्वैच्छिक युद्ध को खत्म करने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रशासन को कांग्रेस को समझौता ज्ञापन के बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। हालांकि फिलहाल एमओयू पर हुए इस हस्ताक्षर से शांति समझौते पर सहमति की यह प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आ रही है, जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत है। जर्मनी ने तो यह भी बताया कि उसके 2 जहाज हॉर्मुज में बिछी माइंस हटाने के लिए लाल सागर की तरफ जा रहे हैं। साथ ही उसने यह भी साफ किया कि ऐसा कोई भी मिशन ईरान और अमेरिका के बीच आगे की बातचीत में होने वाले घटनाक्रम पर भी निर्भर करेगा। यानी पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये स्थायी शांति है, ये सवाल अब भी बरकरार है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीन के बड़े ऐलान की। तो इस वक्त दुनिया में चीन सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन को लेकर सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजबूत और ताकतवर चीन इन्हें डरा रहा है और अब सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को रोकना भी इनके बस में नहीं रहा। उल्टा यह कहा जा सकता है कि चीन अगर चाहे तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के विकास को जरूर वो ठप कर सकता है। इसका एक नजारा अमेरिका के साथ हुए ट्रेड वॉर में दिखाई भी दे गया, जब चीन की सख्ती के चलते अमेरिका के तमाम उद्योग ठप होने लगे और बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ समझौता करना पड़ गया। और अब चीन अमेरिका और उसके सहयोगियों से नाराज दिखाई दे रहा है। दरअसल फ्रांस में दुनिया के सबसे अमीर देशों के संगठन G7 समिट का आयोजन किया गया। इस ग्रुप में प्रमुख तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश शामिल हैं। इस संगठन में शामिल देशों में अगर जापान को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 6 देश नेटो में भी शामिल हैं। जापान भले ही नेटो का सदस्य नहीं हो, लेकिन अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में वो भी शामिल है। वैसे G7 की बैठक में सदस्य देशों के अलावा कई दूसरे देशों को भी न्योता दिया गया था, लेकिन इन्हें G7 के शिखर सम्मेलन और बंद कमरे में होने वाली ग्रुप मीटिंग से दूर रखा गया था। आमंत्रित सदस्यों के रूप में भारत को भी न्योता मिला, लेकिन चीन को नहीं बुलाया गया, जिस पर अब चीन नाराज हो गया है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो खुद का एक अलग ग्लोबल ग्रुप बनाने जा रहा है और इसका नाम भी तय हो गया है। चीन ने नए ग्रुप का नाम रखा है ग्लोबल AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें शामिल होने वाले देशों की लिस्ट तक तैयार कर ली गई है। जो देश ब्रिक्स या SCO के सदस्य हैं, उन्हें इस ग्रुप में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, यानी पाकिस्तान और ईरान को भी इस ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के देशों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यहां चीन की रणनीति साफ है कि जो देश अमेरिका से नाराज हैं, वो उसके ग्रुप का आसानी से सदस्य बन सकते हैं। दरअसल चीन 2 तरफा रणनीति बना रहा है।
एक G7 को चुनौती देना और दूसरा अपने व्यापार को बढ़ाना। क्योंकि खबर यह भी सामने आई है कि बंद कमरे में G7 देशों की जो बैठक हुई उसमें इन अमीर देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान ने मिलकर प्लान तैयार किया है कि अमेरिका में बने सुपर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉडल्स का एक्सेस केवल उनके कुछ भरोसेमंद पार्टनर्स को ही दिया जाएगा। यानी इस तकनीक पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का ही दबदबा रहेगा। और अब चीन ने इसका तोड़ निकालने की तैयारी कर ली है। दरअसल अमेरिका के जितने भी बड़े और ताकतवर AI मॉडल्स हैं वो बहुत महंगे हैं और उनके लिए भारी सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, जबकि चीन दुनिया को बिल्कुल मुफ्त या बेहद सस्ते AI मॉडल्स दे रहा है जिन्हें पूरी तरह से डाउनलोड भी किया जा सकता है। अमेरिका के AI प्लान को लेकर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने साफ कर दिया है कि चीन चुप नहीं बैठेगा और वो एक अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाकर रहेगा। वैसे यहां बात AI की है, लेकिन चीन इसके सहारे दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। यहां देखना यह भी होगा कि जिनपिंग के इस नए ग्रुप के न्योते को दुनिया के कितने देश मंजूर करते हैं। वैसे एक बात तो तय मानी जा रही है कि अमेरिका से नाराज देशों को चीन अपने पाले में लाने के लिए जरूर आसानी से कामयाब हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। तो 4 साल हो चुके हैं इस जंग को चलते हुए। दुनिया के तमाम देशों ने कोशिश बहुत की कि यह जंग रुक जाए, लेकिन अब तक ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया कि ईरान से जंग खत्म हो गई है और अब उनका पूरा ध्यान रूस और यूक्रेन जंग खत्म कराने पर होगा। फ्रांस में G7 की बैठक में भी इस जंग को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं से राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की, बात की कि किसी भी तरह से रूस को जंग से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाए, लेकिन बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। वहीं रूस ने इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। कहने को कीव में पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, लेकिन ये रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं रहे। कीव पर हुआ यह हमला इस हफ्ते का रूस का दूसरा हवाई हमला है। इससे पहले 15 जून की सुबह भी रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया था, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी और यूक्रेन की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाने वाला 1000 साल पुराना मठ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पर रूस का दावा था कि यह मठ अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल के मिसफायर के चलते तबाह हुआ। वहीं यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। इस बीच जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ही युद्ध को लेकर कुछ करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रूस का तो कहना है कि पुतिन ने ट्रंप के साथ अपनी हाल ही में हुई फोन कॉल में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की संभावना पर कोई चर्चा नहीं की है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर का कहना है कि रूस पश्चिमी देशों को भड़का रहा है। उन्होंने एक ब्रिटिश नाव पर रूसी युद्धपोत की तरफ से गोलियां चलाने का दावा किया। स्टामर ने G7 की बैठक में उस मुद्दे को उठाया और इसे बेहद चिंताजनक बताया। वैसे स्टामर के दावे पर ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस घटना को टक्कर से बचने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए। वहीं रूस की तरफ से भी कहा गया कि उसने बोट को रास्ता बदलने की चेतावनी दी थी और जो फायरिंग की गई वो भी हवा में की गई थी। यानी इस वक्त सिर्फ ज़ेलेंस्की ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप रूस से घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करते हैं पाकिस्तान की वजह से भारत की बढ़ती परेशानी की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कभी से सामान्य नहीं रहे। दोनों देशों में कई बार जंग भी देखी गई और अब पाकिस्तान फिर एक ऐसा कदम उठा रहा है जिससे भारत की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी भेजने की तैयारी कर रहा है और इसमें चीन उसका साथ दे रहा है। 55 सालों के बाद पाकिस्तान एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन में बनी अपनी नई हैंगर क्लास पनडुब्बियों को चुना है। हाल ही में पाकिस्तान की पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी चीन से कराची पहुंची है। इस पनडुब्बी को अप्रैल में चीन में औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना के सीनियर अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यह सिर्फ अरब सागर तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बंगाल की खाड़ी तक भी पाकिस्तान की पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे पाकिस्तान को काफी फायदा हो सकता है। अब दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान चीन से 8 पनडुब्बियां खरीद रहा है, जिससे भारत की टेंशन बढ़नी लाजमी है। बता दें कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी, तब पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था।
उस वक्त बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तान की मौजूदगी लगभग खत्म हो गई थी। ऐसे में अब एक बार फिर पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा है और ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भारत को इससे क्या नुकसान होगा? यह भारत के लिए बड़ी चिंता क्यों है? इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत के लिए बंगाल की खाड़ी हमेशा से एक अहम रणनीतिक क्षेत्र रही है। यहां भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसैनिक कमान स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा यह इलाका भारत के इंडो पैसिफिक रणनीति का भी अहम हिस्सा माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह क्षेत्र भारत के लिए कितना अहम है। अगर पाकिस्तान इस इलाके में नियमित नौसैनिक गश्त शुरू करता है और इसमें उसे चीन का समर्थन भी मिलता है तो भारत को ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है और ऐसे में भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सौर मंडल में ईंधन के भंडार की। तो क्या आप किसी ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां बादलों से पानी नहीं बल्कि एलपीजी और प्राकृतिक गैस बरसती हो, जहां पानी की जगह गैस की नदियां और समंदर बहते हो? सुनने में तो यह बेहद अजीब लगता है, लेकिन हमारे सौर मंडल में सचमुच एक ऐसी जगह है और यह जगह है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा, जिसे हम टाइटन के नाम से जानते हैं। नासा वैज्ञानिकों ने टाइटन को अंतरिक्ष का फारस की खाड़ी नाम दिया है और इसकी वजह यह है कि यहां ऊर्जा और ईंधन का इतना बड़ा भंडार है जो हमारे पूरे सौर मंडल को ताकत दे सकता है। दरअसल टाइटन की सतह पर लिक्विड मीथेन और इथेन गैस बहती है। इस मीथेन का इस्तेमाल सीधे स्पेसक्राफ्ट में ईंधन भरने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि टाइटन का आधा हिस्सा बर्फ से बना है। इसकी जमी हुई सतह के नीचे पानी का एक महासागर है। वैज्ञानिक इस बर्फ को तोड़कर पीने का पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। अगर आने वाली सदियों में सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में टाइटन पर इंसान सिर्फ रहेगा ही नहीं बल्कि फैक्ट्रियां भी चला सकता है। वहां मिलने वाली गैसों से प्लास्टिक, केमिकल और जरूरी सामान आसानी से बनाए जा सकेंगे। 3D प्रिंटिंग की मदद से वहां मकान और मशीनें भी बनाई जा सकेंगी। इससे पृथ्वी से बार बार सामान भेजने की झंझट खत्म हो जाएगी। यह आगे के ग्रहों की यात्रा के लिए एक बड़ा रीसप्लाई हब बन जाएगा। हालांकि टाइटन तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। यह पृथ्वी से करीब 1.4 अरब किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में सालों लग जाते हैं। वहां भयानक ठंड है, तापमान -179 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो किसी को भी पल भर में जमा दे। इस ठंड को मात देने के लिए एडवांस्ड परमाणु तकनीक की जरूरत होगी। इसी सिलसिले में नासा जल्दी ही वहां अपना ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजने की तैयारी में है। यह एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन होगा जो टाइटन की सतह पर उड़कर वहां के मौसम और जमीन की बारीकी से जांच करेगा। यानी वैज्ञानिक अब इस चंद्रमा से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करने में जुट गए हैं। अब इंतजार है कि आने वाले वक्त में इसे लेकर क्या चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल आज के हमारे वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।